गुड इवनिंग दोस्तों, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 2-3 दिन के बाद में अपन एग्जाम गाइड एनालिसिस वीडियो है वो डिस्कस कर रहे हैं। कुछ दिनों से अपन एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चन है वो डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। तो आज से मैं इस वीडियो को वापस से कंटिन्यू रखने की शुरुआत कर रही हूँ, मतलब प्रयास करूंगी। तो शुरू करते हैं। चलो पहले मैं बता देती हूँ कि आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज अपन है इसमें हम्पी के बारे में और अपना जो गरबा फेस्टिवल होता है, गरबा डांस होता है, साथ ही अपना जो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है, इन लेक्चरों के बारे में इस लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइबर कर दो। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों बताइए, जो जदयू है, जो अपनी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड पार्टी, इसके नए अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया? दोस्तों, यह पार्टी है वो बिहार की एक प्रमुख पार्टी है जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं नीतीश कुमार को। अगला है, इस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों बताइए, गरबा फेस्टिवल है, गरबा जो डांस है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? इसे हाल ही में जो अपना यूनेस्को है उसकी जो अमृत जो सांस्कृतिक विरासत की सूची है उसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों, गरबा है वो मुख्य तौर से गुजरात में होता है। इसके अलावा गरबा का आयोजन है वो अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी आयोजित किया जाता है। बात करते हैं गरबा डांस के बारे में, आखिरकार गरबा होता क्या है? दोस्तों, गरबा है वो गुजराती लोक नृत्य है जो कि 9 दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान आयोजित किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का एक जश्न है। दोस्तों, गरबा नामक संस्कृत के गर्भ शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है जीवन और सर्जन। ठीक है। गरबा नृत्य विभिन्न मातृ देवियों के प्रति समर्पण को दर्शाता है तथा प्रजनन क्षमता का जश्न मनाता है और इसमें नारीत्व का महिमा मंडन किया जाता है। ठीक है। इन नारीत्व की थीम पर आधारित एक डांस है। दोस्तों, यह नृत्य परंपरागत रूप से एक लकड़ी के पहले सॉरी एक ये परंपरागत रूप से क्या होता है कि एक लड़की होती है जिसका एक गल होता है, जिसका जो मासिक धर्म चक्र शुरू होता है, उसके बाद में उसके आसन विवाह का ये एक प्रतीक होता है। यह नृत्य एक केंद्र में जलाकर रखे गए दीपक अथवा देवी शक्ति की प्रतिमा अथवा मूर्ति के आसपास किया जाता है, जो कि ब्रह्मांड की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, गरबा में लयबद्ध संगीत, गायन और ताली बजाई जाती है। यह नृत्य आयु, लिंग और जो सामाजिक स्थिति है उसकी परवाह किए बिना इसे कोई भी कर सकता है, अर्थात इसे जो महिला और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जा सकता है। आधुनिक गरबा जो पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता था, वो वर्तमान में डांडिया रास के नाम से काफी प्रसिद्ध है। वर्तमान का उल्लासपूर्ण गरबा नृत्य इन दिनों नृत्यों को मिलाकर बनाया गया है। दोस्तों, गरबा है वो सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक और कठोर संप्रदाय संरचनाओं को कमजोर करता है तथा जो सामाजिक समानताएं हैं उसको बढ़ावा देता है। इसमें विविध हास्य जो विविध लोग होते हैं, जो हास्य पर समुदाय के जो लोग होते हैं, निम्न कैटेगरी के लोग होते हैं, वो भी इसमें भाग लेते हैं। और इस तरह ये क्या होता है कि जो अपना सामुदायिक बंधन है, समाज में जो कनेक्टिविटी है उसको बनाने में ये काम करता है। दोस्तों, हाल ही में जो अपना यूनेस्को है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, इसका एक सम्मेलन हुआ था बोत्सवाना में। ठीक है। इसकी जो अंतर सरकारी समिति है उसके द्वारा जो इसका 18वां सत्र आयोजित किया गया था, उसमें अपना जो गरबा फेस्टिवल है, गरबा जो डांस है, उसे जो अमृत जो सांस्कृतिक विरासत है यूनेस्को की, उसमें शामिल किया गया। दोस्तों, गरबा नृत्य शैली है वो यूनेस्को की सूची में जगह बनाने वाली भारत की 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है। कौन सी है? 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है। अब अपन चर्चा कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में भी। दोस्तों, यूनेस्को है वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूरी राष्ट्रों का सामना कर रहे यूरोपीय देशों ने यूनाइटेड किंगडम है में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का आयोजन किया गया था
कब किया गया था? 1942 में यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, यूरोपीय देशों के द्वारा, जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान कॉन्फ्रेंस की गई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस में प्रस्ताव के आधार पर एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना के लिए नवंबर 1945 में लंदन में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन जो लंदन में ये जो सम्मेलन हुआ था 1945 में नवंबर में, इस सम्मेलन के दौरान 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सत्र है वो 1946 में नवंबर और दिसंबर के बीच में आयोजित किया गया था, वो भी अपने पेरिस में। ध्यान रखना यूनेस्को है वो संयुक्त राष्ट्र संगठन है अपना, यूएनओ की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। ठीक है, ये क्या करती है? जो अपना शिक्षा है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, इनमें आदि में क्या होता है कि जो तकनीक है आदि को बढ़ाने का काम करती है। दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का भी सदस्य है। ध्यान रखना यूनेस्को है वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है, उसका भी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं संगठनों के एक समूह का उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्य को पूरा करना। दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय है वो अपने पेरिस में स्थित है। पूछ लिया जाए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है तो बता देना पेरिस में लोकेटेड है। दोस्तों ये विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय भी है। ठीक है, इसके हैं 50 से ज्यादा क्षेत्रीय कार्यालय यूनेस्को के। दोस्तों अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए वर्ष 2003 के यूनेस्को कन्वेंशन की मान्यता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में वर्तमान में 5 क्षेत्रों और 143 देशों के लगभग 704 तत्व इसमें शामिल हैं। इसमें अभिव्यक्ति के ऐसे रूप शामिल है जो अमृत विरासत की विविधता को प्रोत्साहन देते हैं और इसके महत्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को के कार्य के बारे में। दोस्तों यूनेस्को है वो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सिखाने हेतु प्रेरित करता है। यह सतत विकास के लिए नीति और विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करने के लिए सलाह देता है। ये सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद और शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। साथ ही इसका कार्य संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना। विश्व के प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र है जैसे कृषि आदि हो गए, जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र है जैसे अफ्रीका, लैंगिक समानता पर आधारित ध्यान केंद्रित करना, उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन के BRI प्रोजेक्ट से अलग हो गया है? दोस्तों चीन का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है BRI प्रोजेक्ट, इसे अलग होने की घोषणा कर दी है इटली ने। इसने की है, यूरोपीय देश है इटली, वो इससे अलग हो रहा है। चौथा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? दोस्तों बताइए, जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा हाल ही में जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स है उसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका निदेशक नियुक्त किया है राहुल रसगोत्रा को। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? दोस्तों ध्यान रखना, नगेंद्र बाला कौन है? नगेंद्र बाला एक स्वतंत्रता सेनानी है, राजनीतिज्ञ है, जो कि अपनी कोटा की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज किन जिलों में पाया जाता है? दोस्तों मैग्नीज है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला एक उत्पाद है, जो कि अपने बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। बालाघाट और जो छिंदवाड़ा क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में मैग्नीज की महत्वपूर्ण खानी है। सातवां क्वेश्चन है, विजयनगर की प्राचीनतम राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? दोस्तों बताइए हम्पी कहाँ है? हम्पी अपने कर्नाटक में।
अपन चर्चा करते हैं हम्पी के बारे में। दोस्तों, हम्पी है वो 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के जो महानतम साम्राज्य थे विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, जो कि वर्तमान के कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो 1336 में हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने की थी। दोस्तों, विजयनगर जो साम्राज्य की राजधानी है हम्पी, इसे 1986 के आसपास 1986 में जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है उसमें शामिल किया गया। ये विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी है। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट ओपन एयर संग्रहालय कहाँ है, तो वो हम्पी है। हम्पी के उत्तर में तुंगभद्रा नदी और अन्य तीनों ओर जो पथरीले ग्रेनाइट पहाड़ है उनसे घिरा हुआ है। ठीक है, जो पथरीले ग्रेनाइट पहाड़ है उनसे, और ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, हम्पी के 14वीं शताब्दी के भग्नावशेष यहाँ पर लगभग 26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। विजयनगर शहर के स्मारक, जिन्हें विद्या नारायण संत के सम्मान में विद्या सागर के नाम से भी जाना जाता है, वो वर्ष 1336 से 1570 ईस्वी के बीच में हरिहर प्रथम से लेकर सदाशिव राय आदि राजाओं ने बनाए थे। ठीक है, कब बने? 1336 से 1570 के बीच में इसका विकास हुआ। हरिहर प्रथम से शुरू होता है और सदाशिव राव है, इन दोनों के बीच में जो अपना विजयनगर शहर है इसका विकास होता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे अधिक इमारत है, सबसे ज्यादा जो इमारत बनाई थी वो कृष्ण देवराय ने बनाई थी। कृष्ण देवराय है वो विजयनगर साम्राज्य के जो तुलुव वंश है उसके एक महत्वपूर्ण राजा थे। कौन से वंश के? तुलुव वंश के। दोस्तों, यहाँ पर स्थित जैन मंदिरों की बात करें तो जैन मंदिरों में यहाँ पर कृष्ण मंदिर, पट्टाभिराम मंदिर, हजाराराम मंदिर और चंद्रशेखर मंदिर प्रमुख है। कौन से? कृष्ण मंदिर, पट्टाभिराम मंदिर, हजाराराम चंद्र महल मंदिर और जो चंद्रशेखर मंदिर है वो यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। दोस्तों, हम्पी के मंदिर हैं उनको उनकी बड़ी विमानों, जो उनमें बहुत बड़े बड़े विमान बने हुए हैं, इसके अलावा पुष्प अलंकरण, स्पष्ट वहां पर नक्काशी है, विशाल खंबे हैं, भव्य मंडपों, मूर्ति कला और जो वहां पर पारंपरिक चित्रकला का निरूपण किया गया, इसके कारण इन मंदिरों को जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर रामायण और महाभारत से जो थीम से रिलेटेड जो विषय है इनका चित्रांकन आप देख सकते हैं। हम्पी में मौजूद विट्ठल मंदिर विजयनगर शासक के कलात्मक शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विट्ठल मंदिर कहाँ है? विट्ठल मंदिर है वो अपने हम्पी में स्थित है। दोस्तों, एक पत्थर से निर्मित देवी लक्ष्मी, नरसिंह और गणेश की मूर्तियां अपनी विशाल तथा भव्यता के लिए यहाँ पर उल्लेखनीय है। यह अपन ने चर्चा की हम्पी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, इसकी कितनी मंजिल है? दोस्तों बताइए, विजय स्तंभ है जो कि विष्णु को समर्पित है, इसकी कितनी मंजिलें हैं? दोस्तों, विजय स्तंभ की मंजिलें हैं वो लगभग 9 मंजिलें हैं। ठीक है, 9 मंजिल की यह इमारत है विजय स्तंभ। चर्चा करते हैं विजय स्तंभ के बारे में। दोस्तों, विजय स्तंभ है वो भारत के राजस्थान का क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में बनाया हुआ एक महत्वपूर्ण स्तंभ अर्थात टावर है। इसे मेवाड़ के जो प्रमुख महाराणा थे, महाराणा कुंभा ने, जो मोहम्मद खिलजी थे मालवा के शासक, उसके नेतृत्व में जो मालवा की सेना है उसमें सहारनपुर के युद्ध में मोहम्मद खिलजी को हराया था। इसी उपलक्ष्य में जो महाराणा कुंभा है उसने विजयगढ़ का स्तंभ का निर्माण कराया था। कब कराया था? 1440 से 1448 के बीच में। दोस्तों, विजय स्तंभ को राजस्थान पुलिस और राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है के प्रतीक चिन्ह में शामिल किया गया। इसमें राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके वास्तुकार की बात करें तो इसके वास्तुकार है मंडन जेता और उनके पुत्र नागा और कुंजा। प्रमुख वास्तुकार है इसके मंडन। दोस्तों, उपेंद्र नाथ डे ने इसको विष्णु ध्वज कहा है। ठीक है, जो इसकी प्रथम मंजिल है वहां पर विष्णु मंदिर स्थित होने के कारण जो उपेंद्र नाथ डे है उन्होंने विजय स्तंभ को विष्णु मंदिर के नाम से संबोधित किया।
दोस्तों इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो यह 122 फीट ऊंचा है और तो 30 फीट चौड़ा है। यहाँ पर लगभग 9 मंजिलें हैं। विजय स्तंभ में कितनी मंजिला? 9 मंजिला। आज का क्वेश्चन भी यही था कि विजय स्तंभ में कितनी मंजिला? तो 9 मंजिला। दोस्तों इसे विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। विजय स्तंभ में ऊपर तक जाने के लिए लगभग दोस्तों यहाँ पर 157 सीढ़ियां बनी हुई है। इस स्तंभ के आंतरिक और बाह्य भागों पर भारतीय देवी देवताओं, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सावित्री, हरिहर पितामह विष्णु के विभिन्न अवतार हैं उनके, तथा जो रामायण महाभारत के जो सैकड़ों पात्र है उन सबकी मूर्तियां बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मूर्तियों का निर्माण किया गया है। दोस्तों कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ का संबंध है वो मात्र राजनीतिक विजय नहीं है, वरन यह भारतीय सांस्कृतिक और स्थापत्य कला का कोष भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति और स्थापत्य कला का यह कोष भी माना जाता है। दोस्तों इस टावर की जो 9वीं मंजिल है वहां पर कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लिखी हुई है। कौन सी प्रस्तुति लिखी हुई है? इस पर अभिलेख है कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, जो कि इसकी 9वीं मंजिल पर है। इस कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के जो लेखक है वो अत्रि और महेश भट्ट को माना जाता है। दोस्तों इन दोनों को अभी कभी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके नाम से अभी कभी के नाम से जाना जाता है अत्रि और महेश भट्ट को, जो कि कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडा किस कुल का सदस्य है? तो दोस्तों बताइए, एक पांडा जानवर होता है जो कि किस कुल से बिलोंग करता है? ये भालू से बिलोंग करता है, भालू जैसा दिखाई देता है। अंतिम क्वेश्चन है अपना, प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों बताइए, जो प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल है वो कहाँ आयोजित किए गए थे? दोस्तों ये हाल ही में स्वीडन में आयोजित किए गए थे। तो ये हुए आज के अपने क्वेश्चन एग्जाम गाइड के, या आप यहाँ पर आंसर की देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं मैं आपसे। थैंक यू।